नमस्कार आप लोगों को। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में 3-4 क्लास हम लोग देखे, जिसको बेसिक क्लास बोल सकते हैं। बेसिक टॉपिक देख रहे थे, मतलब सिलेबस के अनुसार से। हालांकि टॉपिक तो बढ़िया बढ़िया था, लेकिन सिलेबस के अनुसार से उसका कहीं चर्चा नहीं है, तो वैसे कंडीशन में उसको बेसिक ही कहा जाएगा। तत्कालिक हम लोग वहाँ तक तो हम लोग मोटा मोटी चीज़ देख लिए हैं। अब हम लोग इस सिलेबस का जो है, खासकर बिहार बोर्ड के लिए स्पेशलिस्ट एक टॉपिक है, जो अक्सर वो वीवीआई रहता है एग्जाम के व्यू से, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के नियम, विद्युत अपघटन के लिए जो फैराडे का नियम है, उस नियम के बारे में जानकारी देखें कि फैराडे ने क्या नियम दिया। क्योंकि इस चैप्टर में फैराडे का बहुत बड़ा योगदान है। माइकल फैराडे जो है, जो शुरू में भी चर्चा किए थे कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो है इस चैप्टर के लिए बहुत बड़ा योगदान, बहुत सारा चीज़ दिया। मोटर वगैरह सब तैयार किया, डायनमो तैयार किया, और भी जाकर के यहाँ पर कुछ लॉ वगैरह सब दिया इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो इस पर उन्होंने क्या क्या चर्चा किया, क्या क्या लॉ दिया, उसको हम लोग देख रहे हैं। कहता है कि फैराडे साहब ने जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखने का मतलब है, दिमाग में आ जाना चाहिए फीलिंग कि एक बर्तन रहेगा, उसमें 2 प्लेट, एक इलेक्ट्रोड, माने 2 इलेक्ट्रोड रहेगा, एक एनोड और एक कैथोड, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट कोई पदार्थ का लिया जाए, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ का घोल लिया जाएगा, और तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा। तो उसी सेल के बारे में यहाँ पर उन्होंने चर्चा किया कि जब किसी सेल में लेकर के जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर वो पदार्थ अपने अवयवी आयन के रूप में टूटेगा। इस कारण वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य, और यह घटना कहलाता है विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में यहाँ पर, तो उसमें यह भी बताया गया था इलेक्ट्रोलाइसिस में कि जो अवयवी आयन मुक्त होता है, माने टूटता है, वो फिर दोनों इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, एनोड और कैथोड पर। कब? तो जब हम लोग देखते हैं वहां पर एनायन लिए थे, अर्थात ऋणायन था, तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, रिलीज कर देगा, उसके बाद अपने खुद जमा हो जाएगा एनोड पर। और कैटायन जो है, इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके, वो जो त्याग किया उसी इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके ये जमा हो जाएगा कैथोड प्लेट पर। तो इस प्रकार से जो भी पदार्थ यहाँ पर जमा हो रहा है, उसी पर इन्होंने कंसिडरिंग किया कि कितना अमाउंट जमा हो रहा है, और वो अमाउंट किस पर डिपेंड कर रहा है। इसी के लिए इन्होंने 2 लॉ दिया है। उसी लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। उसके बाद तब फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी फिर देखेंगे, और तब फिर न्यूमेरिकल पर जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। किसी वैद्युत अपघट्य के वैद्युत अपघटन संबंधी बातों के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु फैराडे
ने निम्नांकित 2 नियम दिए। तो 2 नियम प्रस्तुत किया उन्होंने, जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला, फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कि फैराडे का जो है फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहता है? कहता है जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं है ये, वोल्टामीटर है, में किसी वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघटन कराया जाता है, तब इसके इलेक्ट्रोड पर अवयवी आयन जमा होते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक निश्चित परिस्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत आवेश का समानुपाती होता है। इसे फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। अर्थात बस 2 चीज पर ध्यान देना है हमें से। एक तो यहां पर इलेक्ट्रोड जमा पदार्थ की मात्रा, अप्रवाहित विद्युत आवेश, बस इसी दोनों के बीच रिलेशन है। अर्थात इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा समानुपाती होगा प्रवाहित विद्युत आवेश का।
ठीक है, इसको कहेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ, कि जितना पदार्थ का मात्रा वहां पर इलेक्ट्रोड पर जमा होगा उस मात्रा, वो मात्रा जो है प्रवाहित विद्युत आवेश का समानुपाती होगा। आवेश का मात्रा अधिक होगा तो इसका पदार्थ का भी मात्रा भी क्या होगा, अधिक मुक्त होगा। जितना अधिक आवेश हम प्रवाहित करेंगे उतना ही अधिक उस पदार्थ का मात्रा जो है, अमाउंट वहां पर जमा होगा। इसको कहते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो ये प्रथम नियम को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अब इसको क्लेरिफाई और करें। माना कि पदार्थ का जमा मात्रा बराबर W ग्राम तथा प्रवाहित आवेश Q कूलम्ब। इसलिए W समानुपाती Q और W इक्वल टू सम कांस्टेंट Z इंटू Q, जहां Z इक्वल टू वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक। इंग्लिश में इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट ECE। तो यहां समझ गए कि W समानुपाती क्या होगा, Q, और समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू ZQ, जहां Z क्या है, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। इसके बारे में फिर अलग से टॉपिक इसको देखेंगे जब दोनों लॉ खत्म कर लेंगे तब। तत्कालिक हम लोग यहाँ पर समझ गए Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या समतुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या ECE। अब यहाँ पर विद्युत धारा का परिभाषा पहले देखें, क्या कह रहा है। कहता है प्रति इकाई समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। माना कि T सेकेंड में Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, इसलिए 1 सेकेंड में Q/T कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा। अतः परिभाषा अनुसार
जो यहाँ परिभाषा देखें हम लोग, धारा कहते हैं उसको, विद्युत धारा। तो I इक्वल टू Q बाय T, इसलिए Q इक्वल टू I इंटू T। अब इस Q का मान यहां रखेंगे, अब समीकरण 1 से तो W इक्वल टू Z इंटू Q के जगह पर ZIT, ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो दो इक्वेशन देखे, W इक्वल टू ZQ और W इक्वल टू ZIT, जहाँ IT कहाँ से आया तो इसके परिभाषा से Q बराबर क्या हो गया, IT। फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ गए होंगे। अब बी नंबर, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। कभी कभी दोनों नियम पूछता है, कभी एक तो पूछा फर्स्ट लॉ पूछा तो सेकंड लॉ दूसरे साल पूछेगा, सेकंड पूछा तो फर्स्ट लॉ पूछेगा दूसरे साल। तो इसलिए दोनों में से कोई भी नियम को घुमा फिरा के पूछता है, इसलिए हमेशा इसको रेडी रखना है, तैयार करना है। इस पर सवाल भी आता है, सवाल भी देखेंगे हम लोग। तो कहता है कि यहां पर दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेल लेके चलते हैं और वो उसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो ये है माइनस चार्ज प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर अलग अलग पदार्थ का घोल लेते हैं, किसी में कॉपर सल्फेट है, किसी में जिंक सल्फेट है, किसी में सिल्वर है। ये है, अर्थात ये है सेल 1, इसको सेल 2 और ये सेल 3। तो 2 ठो या 3 ठो 4 ठो जै ठो सेल है, सबको हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। अब सीरीज में जोड़ने के बाद यहां पर I कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट। क्यों? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग उस दिन बताए हैं श्रेणी क्रम समूहन के लिए कि I और T हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज करने वाला नहीं है। तो वैसे कंडीशन में I T यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं सीरीज में जोड़ करके, तो सभी पदार्थ टूटेगा, विघटित होगा, और विघटित होगा जैसे यहाँ पर जस्ता लिए, जिंक सल्फेट लिए तो ZnSO4 दोनों टूटेगा, कॉपर सल्फेट लिए तो Cu+2 और SO4-2, सिल्वर नाइट्रेट लिए तो Ag+ और NO3- लिए। ठीक है। अब यहाँ पर जाकर के जो है कि हो सकता है इसमें जस्ता जमा हो, इसमें कॉपर जमा हो, इसमें चांदी जमा हो।
तो जो भी पदार्थ जमा होगा प्लेट पर उसका कुछ मात्रा तो निश्चित होगा। तो वो कहता है जो मात्रा जितना यहाँ पर जमा हो रहा है वो मात्रा उसी पदार्थ के समतुल्य भार का समानुपाती होता है। मतलब जो पदार्थ कॉपर लिए तो कॉपर का जो मात्रा होगा वो कॉपर के समतुल्य भार का समानुपाती होगा। जस्ता लेंगे तो जस्ता का जो मात्रा होगा उसके समतुल्य भार का समानुपाती होगा। सिल्वर लेंगे तो सिल्वर का जो मात्रा होगा तो सिल्वर के समतुल्य भार का समानुपाती होगा। इसे कहते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो उसी के यहां पर देखते हैं हम लोग कि जब किसी दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेलों या वोल्टामीटर्स को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रत्येक सेल के इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होता है। अतः जमा पदार्थ की मात्रा उसके समतुल्य भार का समानुपाती होता है। इसे फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहा जाता है। अर्थात जमा पदार्थ का मात्रा समानुपाती होगा उस पदार्थ का समतुल्य भार। यहाँ जो कह रहा है कि जमा पदार्थ का जो मात्रा है उसके समतुल्य भार का समानुपाती होगा। ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ये छोटा तो ये भी, मतलब ये बढ़ेगा तो इसका मात्रा अधिक जमा होगा और ये कम होगा समतुल्य भार तो उसका मात्रा भी क्या होगा, कम जमा। जैसे मान लिया हाइड्रोजन है और जस्ता है तो हाइड्रोजन का समतुल्य भार कम तो उसका मात्रा भी कम जमा होगा। जस्ता का समतुल्य भार ज्यादा तो उसका मात्रा भी क्या होगा, अधिक जमा होगा। अब इसको हम लोग माना कि जमा पदार्थ की मात्रा बराबर W तथा उस पदार्थ का समतुल्य भार बराबर E। इसलिए नियमानुसार W समानुपाती E। यहां से पदार्थ का मात्रा W होगा और समतुल्य भार क्या होगा, E होगा। तो यहां पर हमको दोनों मान लिए तो W समानुपाती क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब इसको और विस्तार करते हैं थोड़ा सा।
तो मिटा दूं, चलो रहने देता हूं। और W इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू E, देयरफॉर W बाय E इक्वल टू K, जहां K बराबर समानुपाती स्थिरांक, ऐसा लिख सकते हैं। समानुपाती के चिन्ह को हटाए और एक कांस्टेंट लाए, वो हो गया K। प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए पदार्थ की मात्रा बराबर W1 तथा समतुल्य भार बराबर E1। इसलिए समीकरण 1 से तो हो जाएगा W1 बाय E1 इक्वल टू K, ये समीकरण 2। पुनः दूसरे सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए इतना हो गया, पदार्थ की मात्रा W1, समतुल्य भार E1, तो W1 बाय E1 इक्वल टू हो गया K। अब दूसरे सेल के लिए माना पदार्थ की मात्रा बराबर W2 तथा समतुल्य भार बराबर E2। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, W2 बटे E2 इक्वल टू K। ये इक्वेशन 3। अब दोनों को मिलाते हैं, इसलिए समीकरण 2 तथा 3 से क्या क्या प्राप्त होगा, W1 बाय E1, W2 बाय E2, या हम लोग लिख सकते हैं W1 E2 W2 E1। एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या एक और भी लिख सकते हैं E1 बाय E2 W1 बाय W2, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन हो गया 4। मतलब दोनों को मिला दिए, दोनों बराबर हो गया, K कांस्टेंट है। अब यहाँ पर W1 बाई E1 W2 बाई E2 कोना कोनी गुना किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो इतना हो जाएगा, और यहाँ पर E1 बाई E2 इतना लिख सकते हैं। सब कलम चेंज कर दीजिए। फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर ZIT, इसलिए W1 बराबर Z1 I1 T1 तथा W2 बराबर लिख सकते हैं Z2 I2 T2। अब इसके जगह खाली पुट करेंगे समीकरण 4 से, तो E1 तो यहां हो गया Z1 I1 T1 बटे Z2 I2 T2, परंतु I1 इक्वल टू I2 तथा T1 इक्वल टू T2, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं श्रेणी क्रम समूहन के लिए धारा कांस्टेंट होता है और टाइम भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग पीछे भी लिखा चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये कांस्टेंट रहेगा तो कट जाएगा, I1 I2 T1 T2 बराबर रहेगा, तो बचा क्या,
E1 बटे E2 इक्वल टू Z1 बाय Z2। ये इक्वेशन 5। अब वहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं E1 बाय Z1 E2 बाय Z2, मतलब Z1 यहाँ कर दिया, E2 यहाँ कर दिया, और इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि E1 बाय Z1 E2 बाय Z2 E3 बाय Z3 E4 बाय Z4 जितना सेल होगा सब के लिए E और Z का जो है रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। E और Z का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा किसी भी सेल के लिए, और वो कांस्टेंट होगा F, जहां F इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, फैराडे स्थिरांक। इसका मान फिक्स्ड है 1 फैराड या 96,500 कूलम्ब लगभग। अब यहां से हम लोग इसको कैसे आया बाद में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तत्कालिक हम लोग लिख सकते हैं E बराबर एफ जेड या Z बराबर E बटे F। परंतु हम जानते हैं कि किसी तत्व के समतुल्य भार के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, समतुल्य भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे शुरुआत में, और बोले थे वहां फॉर्मूला दिए थे E बराबर A बटे N। तत्व के लिए, किसी भी तत्व के लिए ये फॉर्मूला हम लोग उसका समतुल्य भार बराबर वहां बताए थे कि परमाणु भार और संयोजकता का जो अनुपात है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका समतुल्य भार कहते हैं। तो E बराबर A बटे N, अब E के जगह पे यहां रख सकते हैं, इसलिए समीकरण 7 से तो यहां पर हो गया Z इक्वल टू A बटे NF, ये समीकरण 8। इस प्रकार से हम लोग फैराडे का दोनों लॉ खत्म कर लिए, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों को देख लिए, और ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। अब ये सभी एक्सप्रेशन को कुछ और थोड़ा सा अलग से एक्सप्रेशन का जरूरत पड़ेगा, कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, प्लस वो प्रूफ भी करना है कि ये 96,500 कूलम्ब कैसे आया, और फैराडे के नियम का अनुप्रयोग क्या क्या है, उन सारे बातों को देख करके तब हम लोग न्यूमेरिकल पर लौटेंगे। तब तक के लिए अगले क्लास के लिए इंतजार करना है। धन्यवाद।